चलो भाई, लाइट्स ऑन। आज गूज़बम्स आ रहे हैं, कमाल की फिल्म देख के आया हूँ। दी ओडिसी नाम लेते ही गूज़बम्स आते हैं। सवाल आता है कैसे 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 कोई इतनी अच्छी फिल्म बना सकता है, पर उन्होंने तो बना दी। ये ऐसी फिल्म है जो सालों बाद भी याद रखी जाएगी, जैसे ग्लैडिएटर, जैसे ट्रॉय। वैसे ही इस फिल्म के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इसे किताब से फिल्म में कैसे उतारा जाए, क्योंकि ये सच में बड़ा चैलेंज होता है और आप मानिए इस बात को। पर नोलन ने तो 70 mm के पर्दे पर फिर से नई किताब, नया महाकाव्य लिख दिया है। वैसा ही महाकाव्य जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स। मैं इस पूरे रिव्यू में बिल्कुल वैसे ही बात करने वाला हूं कि पूरा वीडियो देखने वाले को हो सकता है कि ऐसा लग जाए कि मैं क्रिस्टोफर नोलन का अंधभक्त हूं। और अगर कोई ऐसा मानता भी है तो माने, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इस महाकाव्य की ऐसी गाथा जिसे सुनने वाले को लग सकता है कि बिल्कुल उस कवि की तरह बिहेव कर रहा है जो किसी राजा की तारीफ में अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल करते थे, यानी बढ़ा चढ़ाकर पेश करते थे। पर बता देता हूं कि मैं जो बोलने और बताने जा रहा हूं वो हाइपरबोली है नहीं। फिल्म ही ऐसी है तो क्या करूं। शुरू करते हैं ऐसी कहानी से जो बहुत से लोगों को पता है, वो ट्रोजन हॉर्स वाली कहानी, जिसमें छिपकर पूरी सेना बैठ जाती है और धोखे से एक राज्य में घुस जाती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये जो ओडिसी है, इसे आज से करीब 3000 साल पहले लिखा गया था। ग्रीक पोएट होमर ने इसे लिखा और होमर ने 2 महाकाव्य लिखे थे। पहले था इलियड और दूसरा ओडिसी। इलियड की कहानी उस दौर की है जब ट्रोजन वॉर हुआ और उसके बाद के इंसिडेंट्स भी हैं इसमें। इसके बाद उन्होंने उन्हीं घटनाओं के आगे की स्टोरी बताई अपने दूसरे महाकाव्य द ओडिसी में। इसमें ट्रॉय पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और इस वॉर में अहम रोल निभाने वाले इथाका के राजा ओडिसियस की कहानी है, जो इस युद्ध में जीतकर वापस अपने घर आना चाहता है, लेकिन ऐसा करने में उसे 20 साल, पूरे 20 साल लग जाते हैं। पहले 10 साल रानी हेलेन के लिए ट्रॉय को जीतने में, फिर बाद के 10 साल वापस लौटने में। इन 20 सालों में इथाका का क्या होता है और ओडिसियस का क्या, यही है इस फिल्म की स्टोरी, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। युद्ध जीतने के सालों की कहानी नहीं दिखाती है ये फिल्म। ये फिल्म दिखाती है वो कहानी जो ओडेसियस के वापस लौटने की है, जिस दौरान उसका सामना अलग अलग राक्षसों और खतरनाक सिचुएशंस से होता है। कभी समुद्र के देवता पसेडियन के एक आंख वाले बेटे साइक्लोप्स से बचना होता है, तो कभी अपने ही साथ युद्ध में मारे गए योद्धाओं की खून की प्यासी आत्माओं से। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब ओडेसियस अपने घर पहुंचता है और देखता है कि वहां तो महाभारत जैसी कूटनीति चल रही है। उसे इन सब का सामना करना है, अपनी रानी पेनेलोप को बचाना है और अपने बेटे टेलीमेकस को भी। कहानी यहीं रोक देता हूं, नहीं तो आप भी सोचोगे कि सब कुछ बता देगा क्या। फिल्म में मैट डेमन ने ओडेसियस का रोल निभाया है। क्रिस्टोफर नोलन से जब पूछा गया कि वो इस रोल के लिए मैट को ही क्यों चुन के लाए, तो उन्होंने बताया कि मैट में हर वो चीज़ मौजूद है जो इस रोल पर फिट बैठती है। जैसे वो सेम टाइम पर रिलेटेबल भी हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी, और उनकी ये बात बिल्कुल सही बैठती है। मालूम क्या, ओसेडियस का नाम आते ही दिमाग में किसी ऐसे योद्धा की तस्वीर झलकती है ना, कि कोई बहुत बहादुर सा योद्धा जो बहुत क्रूर हो। और जब हम किसी वॉरियर को वॉरियर मान लेते हैं तो इमोशनलेस जैसा भी मान लेते हैं उसको, कि इमोशनलेस होगा, क्योंकि यही तो प्रेजुडिस है। पर ऐसा है नहीं। यहाँ पर ओसेडियस का किरदार ऐसा है कि वो सेम टाइम पर योद्धा भी है और अंदर से टूटा, कहीं खोया इमोशंस में बहता एक आम इंसान भी। एक ही समय पर ऐसा रोल निभाना बहुत ही टफ होता है, लेकिन मैट डेमन ने निभाया है और अच्छे से निभाया है। टॉम हॉलैंड भी हैं फिल्म में, ओसेडियस के बेटे बने हैं वो। ये रोल उन्होंने साफ साफ इस रोल को करके मैसेज दे दिया कि उनकी स्पाइडरमैन वाली जो इमेज है ना, उसे बदल दो, वो उसके आगे की चीज़ है। ये उनके करियर का बेस्ट नहीं, बेस्टतम रोल। जिंडाया भी हैं फिल्म में, थोड़ा ही है, लेकिन ग्रीक गॉडेस एथेना के रोल में वो ह्यूमनली गॉडेस लगती हैं दिखने में, और वैसा ही दिखने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ा। फिल्म में एक ऐसा एक्टर भी है जिसे जब मैंने पहली बार देखा, ट्वाइलाइट सीरीज आई थी ना एक वैम्पायर भेड़िया वाली, उसमें तो मुझे लगा इसका हो गया बस, ये वैम्पायर बनने के अलावा और कुछ नहीं बन पाएगा। लेकिन टेनेट में गजब करने के बाद बैटमैन को पूरी तरह से बदलने वाला अलग ही लेवल का बंदा निकला है ये। नाम है रॉबर्ट पैटिंसन। धूर्त एंटीनस के रोल में इस बंदे से ज़्यादा धूर्त और कोई दिख ही नहीं सकता था, और सच बोल रहा हूँ। स्क्रीन प्ले, स्टोरी और डायरेक्शन में अपनी इतनी अलग फ्लेवर की एक्टिंग ऐड कर दी है कि भाई ने
कि सेम टाइम पर इसे देखने में मज़ा भी आ रहा होता है और गुस्सा भी आ रहा होता है। एना हैथवे भी हैं, उन्होंने क्वीन पेनेलोप का किरदार निभाया है और उसको ऐसे जिया है कि अगर कहानी ये लिखा गया है द ओडिसी, अगर ये सच में हुआ होगा तो वो जो रानी रही होगी वो ऐसी ही रही होगी। और शार्लिज थेरॉन भी हैं फिल्म में, कैलिप्सो बनी, जो अपने प्यार के लिए इतनी अंधी हो गई हैं कि उन्होंने ओसेडियस को सालों का नुकसान पहुंचा दिया है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि नहीं, मैं गलत कर रही हूँ। इस रोल की खास बात यह है कि इसे लेकर सिंपैथी होनी चाहिए दर्शकों में, और वो हुई है। यानी फिल्म में वो अपना पार्ट बढ़िया तरीके से संभाल कर चली गई। इसके अलावा द अम्ब्रेला अकेडमी वाले एक्टर इलियट पेज, आप जानते होंगे, उनका नाम आता रहता है, वो भी हैं कुछ मिनट के रोल में और बढ़िया लगे। बहुत से और भी नाम हैं जो इस बड़ी फिल्म में हैं और बहुत बढ़िया करके गए हैं। सबके बारे में बताने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो सीधा सीधा ऐसे समझ लो कि कास्टिंग बिल्कुल वैसी ही परफेक्ट हुई है जैसी हमारे यहाँ की धुरंधर में हुई थी। क्रिस्टोफर नोलन बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, अगर ये कह दूंगा तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन अब इसे प्रूव भी करना है ना, ताकि वो उनकी दशकों की बातें जो उन्होंने जो कुछ किया है वो खत्म ना हो। उन्होंने इस फिल्म में इंसेप्शन वाली लेयर्स, इंटरस्टेलर वाले इमोशंस और ओपनहाइमर वाले अंतर्द्वंद को सब कुछ एक साथ डाल दिया। यानी उन्होंने ये किया है कि उन्होंने अब तक जितनी अच्छी फिल्में बनाई, जितनी भी, उनमें जितना जो कुछ किया है वो सारा सब कुछ इसी अकेली फिल्म में डाल दिया है। नोलन हमेशा प्रैक्टिकल और असली चीज़ों को दिखाते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि ग्रीन स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। वो ऐसा क्यों करते हैं ये फिल्म देखकर आप समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हर एक सीन इतना ओरिजिनल लगा है, चाहे वो किसी बाग का सीन हो, किसी जंगल का हो या पहाड़ का। और ओरिजिनल इसलिए नहीं लगा कि उसे फिल्माया बहुत सही गया है, बल्कि इसलिए भी लगा है क्योंकि उसे ओरिजिनल जगहों पर ही फिल्माया गया है। तो अब बस नोलन भैया की तारीफें बंद, क्योंकि बोलता रहूँगा तो बोलता ही रहूँगा, कुछ और भी बात कर लेते हैं। नेगेटिव तो देखो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है जैसे नोलन ने किताब की बहुत सी चीज़ें चेंज कर दी हैं फिल्म में, जैसे होमर का ओडेसियस शेप शिफ्टिंग में माहिर है और चालाक है, लेकिन नोलन का ओडेसियस एक बार भी फिल्म में ऐसा नहीं देखा गया। उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड की दुनिया से रिलेटेबल चीज़ें दिखाई हैं, जैसे इमिग्रेशन, मिलिट्री एग्रेशन और अलग अलग लोगों से जुड़ी दुनिया कैसी दिखती है आज के ज़माने में और हम कैसा सोचते हैं वो दिखाया है, ताकि कनेक्ट कर सकें। इसमें लीड कैरेक्टर को किसी ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। स्टोरी का हीरो होने के बावजूद वो मोरल मैन नहीं है। फिल्म में देवी एथेना को आउल बनते और आसमान में उड़ते भी नहीं दिखाया गया, और ना ही उसे टेलीमैकस से चेहरा बदलकर दिखाया गया है उसे मिलते हुए, जबकि ये सब किताब में है। और मैं सही बताऊं तो मुझे नेगेटिव इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये ज़्यादा करीब की स्टोरी लगती है और ऐसे चेंजेस होने के बावजूद ये और रिलेटेबल लगती है। फिल्म के एक्शन की बात करूं तो हाल ही में द फ्यूरियस नाम की एक फिल्म आई है, एक्शन बहुत अच्छे हैं उसके, लेकिन उसके एक्शन मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छे लगे इस फिल्म के एक्शन। वो इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा सच लगते हैं। मुझे ग्लैडिएटर वाली फाइट्स आज भी नहीं भूलती और अब ये भी नहीं भूलेगी, मतलब ये उस लेवल के एक्शन। फिल्म की राइटिंग और स्क्रीन प्ले दोनों बहुत 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 अच्छे हैं। राइटिंग की बात करूं तो कुछ डायलॉग्स टच कर जाते हैं। फिल्म इंग्लिश में थी, लेकिन मैं वो डायलॉग्स आपको हिंदी में बता देता हूँ। एक डायलॉग, जो चीज़ दिल को सबसे ज़्यादा चाहिए किस्मत में वही सबसे कम लिखा होता है। अच्छा, एक और डायलॉग बताता हूँ जो सीजेपी प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल से कनेक्ट कर गई है। ओडेसियस बोलता है कि अंधकार भरे इस युग में फिर से एक सुबह होगी और हमारी सारी गलतियों को फिर से भुला दिया जाएगा। कहने के लिए इतना कुछ है कि मैं 1 घंटे में भी बोलूँ ना तो कम पड़ जाएगा, लेकिन मेरे पास और भी काम है, तो बस इतना ही कह रहा हूँ कि किसी जंगल में धमाल करने के लिए इक्का बनने से फुर्सत पा जाओ और जाओ प्लीज़ ये फिल्म देख कर आओ। और हाँ, मैंने एक गलती कर दी है, फिल्म को मैंने नॉर्मल स्क्रीन में देख लिया है। कोशिश करना कि आप आईमैक्स में ज़रूर जाना अगर अगल बगल है तो, बहुत अच्छी लगेगी फिल्म। और एक बात कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिलेटेबल लगेंगी महाभारत और रामायण से जुड़ी हुई। ऐसा लगेगा जैसे कि वो कहानी यहाँ कुछ सिमिलर है। बाकी बताना कमेंट में और फिल्म देख करके जाना तब कि कैसी है। चलता हूँ।